हेलो गाइज। अब हमारा टॉपिक होगा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। ये मतलब जो भी आरबीसी वाला टॉपिक है, जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है, वो उसमें बहुत ही कम मेमोरी टिप्स बनते हैं मेरे, ठीक है। तो इसको बस लॉजिक के साथ आप समझने का कोशिश करो, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो मतलब अगर आप देखो तो ठीक है, वरना इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। बस ये मैं अपने फ्यूचर रिवीजन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आयरन डिफिशिएंसी, आयरन डिफिशिएंट हो जाएगा बॉडी, तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। लो फॉर्म में बेकाबू हो जाता है, लो फॉर्म में एब्जॉर्ब, हाई फॉर्म में बेकाबू, ठीक है। आयरन गया तो मेन कंटेंट गया, इसलिए आयरन गया तो माइक्रोसिटिक एनीमिया का मेन कॉज होता है। आयरन गया तो मेन कंटेंट गया आरबीसी का, तो आरबीसी का साइज छोटा होगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक भी हो जाता है क्योंकि एचबी कम हो जाता है। सबसे पहले स्टोमक में आया आयरन, आयरन +2 या +3 में आ सकता है। तो अगर +2 में आया तो डायरेक्ट चला जाएगा ड्यूडेनम में। अगर +3 में आया तो एक साइटोक्रोम सी रिडक्टेज होता है। साइटोक्रोम आप शुरू से पढ़े हो फोटोसिंथेसिस के टाइम से, कि आयरन को रिड्यूस कर देता है, +3 से +2 कर देता है साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, ठीक है। यहीं पे ड्यूडेनम में ही होता है इसका ये एंजाइम। तो ये क्या करता है, +2 में कर देता है ताकि कन्वर्ट हो जाए और ये अंदर चला जाए, Fe+2 में बन के अंदर चला जाए। अब Fe+2 सेल से बाहर निकलेगा तो फेरोपोर्टीन के नाम से निकलेगा पोर्ट, फेरो और पोर्ट। तो Fe+2 को निकालने के लिए अब यहाँ पे एक और रिसेप्टर होता है, हिफेस्टीन सेरुलोप्लाज्मिन, ठीक है। ये हेफेस्टीन एंड सेरुलोप्लाज्मिन क्या करेगा, फिर से +3 में कर देगा ताकि मतलब वो ट्रांसफ़र हो जाए और ट्रांसफेरिन के पास चला जाए। ट्रांसफेरिन इसको +3 के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा, ट्रांसफेरिन इसको +3 के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा। ट्रांसफेरिन के पास 6 मॉलिक्यूल होते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये 8 बन गया शायद, ये ऐसे याद रखो, ठीक है। तो 6 मॉलिक्यूल होते हैं, ट्रांसफेरिन के पास 6 मॉलिक्यूल होते हैं, ओके। और उसके बाद हिफेस्टीन सेरुलोप्लाज्मिन, इसका क्या काम हुआ, हिफेस्टीन सेरुलोप्लाज्मिन, नाम याद रखना, हिफेस्टीन। ये मैं मेमोरी ट्रिक इसमें मेरे नहीं है, इसलिए थोड़ा आप जल्दी इसको देख सकते हो, इसको स्किप कर सकते हो उस वीडियो को, बाकी दूसरा वीडियो देख सकते हो। सेरुलोप्लाज्मिन, ठीक है। बस याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, हिफेस्टीन सेरुलोप्लाज्मिन, ठीक है। और इसमें 6 मॉलिक्यूल, 6 बाइंडिंग साइट्स हैं। इस पे 2 पे ये बाइंड कर सकता है, अब 2 पे ही, बट ओनली 2 पे बाइंड कर सकता है, कैन बाइंड 6, लेकिन 2 पे ही बाइंड करता है। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो गया Fe+3 में, Fe+3 से ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसफेरिन ले गया नाम, फेरोपोर्टीन बाहर निकाला और डाइवेटल ट्रांसपोर्ट उसको सेल के अंदर ले गया। किसके सेल के अंदर, ड्यूडेनम के सेल के अंदर, ठीक है। अब ट्रांसफेरिन आया, ट्रांसफेरिन जाएगा किसके पास, या तो लीवर या तो बोन मैरो। लीवर और बोन मैरो में होता है मैक्रोफाज, मैक्रोफाज में होता है ये ट्रांसफेरिन का रिसेप्टर, जो कि मतलब यहाँ पे आके अटैच करता है Fe+3। अब Fe+3 जाएगा मैक्रोफाज के अंदर, किसके मैक्रोफाज, लीवर एंड बोन मैरो के। अब वहाँ पे +3 एपोफेरेटिन के साथ जुड़ के फेरेटिन बनेगा, फिर हीमोसिडेरिन बनेगा। यहीं ऐसे ही स्टोर हो जाता है, या तो फेरेटिन में या हीमोसिडेरिन में, ठीक है। अब बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट पे फिर से इस पे आएंगे। एब्जॉर्प्शन सबसे पहले तो फाइटेट्स कम करता है एब्जॉर्प्शन, जो कि वेज है। तो आई एम वेज, अगर मैं वेज हूँ तो आप मतलब अगर नॉन वेज है तो आप समझना कि आप में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, और मैं अगर मतलब वेज हूँ तो मेरे में कम होता है, ताकि वेजिटेबल्स में कार्बोनेट, टैनेट्स, टेट्रासाइक्लिन्स भी कार्बन टैनेट इससे मिलते हैं, और फाइटेट्स वेजिटेबल में ही होते हैं। तो कार्बोनेट, टैनेट्स मतलब सॉल्ट जो होते हैं वो कम करता है, कार्बोनेट्स, टैनेट्स, टेट्रासाइक्लिन्स, ये तो ड्रग है, तो ये कम करता है एब्जॉर्प्शन। और एसिड जो होता है HCl, विटामिन C, अमीनो एसिड, शुगर, आयरन एसिड ऑक्साइड बनाता है, आपने पढ़ा होगा 10th 11 12th में। तो एसिड फैसिलिटेट करेगा एब्जॉर्प्शन को, ठीक है।
अब प्योर वेजिटेरियन हैव हायर चांस ऑफ आयरन डिफिशियंसी। ओके, ट्रांसपोर्ट में फिर से ऊपर ट्रांसपोर्ट तो आपने देख लिया, सीरम आयरन। अब सीरम आयरन जो यहाँ पे आयरन प्रेजेंट रहेगा, सीरम में प्रेजेंट रहेगा, तो आयरन अटैच्ड विथ ट्रांसफेरिन, सिर्फ ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल से, तो दो रहता है, तो 100 से 120 म्यूजी पर डीएल, ठीक है, इतना हो सकता है। अब ट्रांसफेरिन सेचुरेशन 6 मॉलिक्यूल है, 2 पे हो रहा है, तो 1/3 या 33%, ये सब बहुत बेसिक है। एंड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये आपको हमेशा याद रखना है, टीआईबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मतलब बाकी सबसे उल्टा चलता है, सब बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये सब घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है ना। ये एन होता है, ये क्या होता है ना कि ट्रांसफेरिन ला के दिया मॉलिक्यूल Fe+3 का, और ये रिसेप्टर पे कितना बाइंड किया, तो ये होता है कैपेसिटी, आयरन का बाइंड करने का कैपेसिटी ऑन रिसेप्टर ऑफ ट्रांसफेरिन। तो ये 300 से 360 म्यूजी पर डीएल होता है, इसका तिगुना होता है, इसका 3x होता है। स्टोरेज, अब स्टोरेज हो गया, फेरेटिन ज़्यादा है, मान लो ये फेरेटिन और ट्रांसफेरिन का अपोजिट रिलेशन होगा, सिंपल सा बात है। अब देखो फेरेटिन ज़्यादा है तो ट्रांसफेरिन इसको कम लेके आएगा, फेरेटिन अगर स्टोर ज़्यादा है तो ट्रांसफेरिन काम कम करेगा, क्योंकि वो पहले से स्टोर है तो ज़रूरत नहीं है, तो ये आप समझ रहे हैं। और फिर एक होता है बोन मैरो फेरेटिन, जो होता है बोन मैरो में बताया ना मैंने, ये दोनों मैक्रोफाज बोन मैरो में होता है, बोन मैरो फेरेटिन, मैक्रोफाज में फेरेटिन एपोफेरेटिन मिलकर बना लेता है। तो बोन मैरो फेरेटिन और सीरम फेरेटिन जितना मतलब लगभग इक्विलिब्रियम में रहता है, बोन मैरो फेरेटिन जितना होता है उतना सीरम फेरेटिन होता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसको आप डायग्नोज कर सकते हैं इसलिए, लेकिन इसको नहीं कर सकते, बोन मैरो से थोड़ा निकालने जाओगे आप फेरेटिन को, तो कैन ईजिली मेजर्ड, इसलिए इनडायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ Fe स्टोरेज, इसको आप देख के पता लगा सकते हैं कितना स्टोरेज है। अब सीरम फेरेटिन जो होता है ट्रांसफेरिन का उल्टा है, ठीक है, सीरम फेरेटिन वही हो गया जो ये था, सीरम फेरेटिन बात वही पड़ेगा। ओके, फेरेटिन लिख दिया या सीरम फेरेटिन लिख दिया, बात वही हुआ। अब आयरन डिफिशिएंसी कॉज, तो आयरन इनटेक ही कम है, या फिर अब्जॉर्प्शन कम, रिक्वायरमेंट ज़्यादा, तो इनटेक कम हो गया तो भी होगा, एब्जॉर्प्शन कम हो गया तो भी मेल अब्जॉर्प्शन, जिससे डायरिया में। अब रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और मिल कम रहा है, मतलब मिल सफिशिएंट रहा, हमें लग रहा है सफिशिएंट मिला है, लेकिन रिक्वायरमेंट ही ज़्यादा है, जैसे चिल्ड्रेन में, लैक्टेशन में, प्रेगनेंसी में, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, हम लोग के इस ग्रुप में ज़्यादा नीड होता है प्रेगनेंसी लेडीज़ औरत को, इसलिए आयरन साइड से दिया, आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है, आपने देखा भी होगा 3 महीने के बाद फोलिक एसिड के साथ आयरन भी दिया जाता है। लैक्टेशन में, मिल्क फॉर्मेशन, इस सब में भी ज़रूरत होता है थोड़ा बहुत आयरन का। फिर ब्लड लॉस, अगर ब्लड लॉस हो गया तो आयरन लॉस होगा ही, सिंपल सा बात है। एक्सीडेंट में खून बह गया, और कोलोन कैंसर है, कोलोन कैंसर में भी ब्लड लॉस होता है, पेप्टिक अल्सर में ब्लड लॉस होता है, हुकवर्म सक कर लेता है ब्लड, तो ब्लड का कमी हो जाता है। तो किसी वजह से कोलोन कैंसर में, कोलोन कैंसर का एक वीडियो है बहुत अच्छे से मैंने बताया है, उसमें फॉल्फिरिजाइन के बारे में भी, तो आप ज़रूर देख लेना उसमें। स्टेजेज ऑफ आयरन डिफिशिएंसी, सब ब्लड लॉस के किस में था, हुकवर्म में भी, हुकवर्म हो गया, सक ब्लड इन डिक्रीज आईडी है, एक्सीडेंट हो गया, कोलोन कैंसर हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया। 2 वो इंटरनल है, ब्लड बाहर, एक्सीडेंट बाहर का, हुकवर्म के कारण, एक पेप्टिक अल्सर, एक कोलोन कैंसर। अब स्टेजेज ऑफ आयरन डिफिशिएंसी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। स्टेज धीरे धीरे आयरन को घटा देना, तो पहले आयरन घटेगा तो स्टोरेज आयरन घटेगा, सीधा बात है, स्टोरेज आयरन का ही यूज होगा, तो स्टोरेज आयरन कम हो जाएगा, तो बोन मैरो आयरन भी कम हो गया और सीरम फेरेटिन भी कम हो गया, ये बता दिया था मैंने, ये इक्विलिब्रियम वाला। तो बोन मैरो सीरम फेरेटिन, अब ठीक है, अब ख़त्म हो गया स्टोरेज, उसके बाद वाला स्टेज आएगा, सिंपल सा बात है, आयरन हटाते जाओ, तो अब स्टोर रहा नहीं तो इरिथ्रोपोइसिस तो होना ही है, इरिथ्रोपोइसिस हुआ तो उसमें क्या हुआ, सीरम मतलब आयरन डिफिशिएंट हुआ है, इरिथ्रोपोइसिस में आयरन का ज़रूरत है, तो लेकिन उसमें आयरन है ही नहीं, तो जो भी वो बन रहा है, जो भी बन रहा है वो थोड़ा सा पेल टाइप का बनता है, ठीक है ना। अब सीरम आयरन कम हुआ, परसेंटेज टीएफ सेचुरेशन भी कम हुआ, लेकिन मतलब टीएफ में ये जो था, इसमें 2 मतलब 2 में बन रहा था, ठीक है ना, 2 में जुड़ रहा था, तो ये भी सेचुरेशन कम हो जाएगा, लेकिन टीआईवीसी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही कम होगा तो मैक्रोफाज पे जो होता है रिसेप्टर, ये जो होता है रिसेप्टर, ये बढ़ जाएगा। ये बढ़ने का कारण है क्योंकि मतलब उसको आयरन चाहिए,
तो जब थोड़ा कम भी आयरन आएगा तो ज़्यादा ले लेगा, क्योंकि बाइंडिंग कैपेसिटी तो डिपेंड करता है ना। मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी 100% तो है नहीं, तो रिसेप्टर बढ़ जाएगा तो बाइंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो TIBC इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज रिसेप्टर इंक्रीज। अब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगा, थर्ड पार्ट। तो उसमें क्या होगा, RBC अफेक्टेड होगा, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, एनआइसोसाइटोसिस, पोइक्लियोसाइटोसिस, मतलब शेप भी चेंज हो जाएगा, साइज भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। एनआइसोसाइटोसिस मतलब साइज अलग अलग हो जाएगा, मतलब रहेगा ऐसा ही बाइकॉनकेव भी, लेकिन किसी कोई ऐसा रहेगा, कोई ऐसा रहेगा, कोई ऐसा रहेगा, इस टाइप से समझ लो। पोइक्लियोसाइट में कोई ऐसा रहेगा, कोई ऐसा रहेगा, तो साइज शेप चेंज हो गया इसमें। अब क्लिनिकल फीचर बहुत सिंपल है। अब आयरन कम है, हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, तो फैटिग होगा, पेलनेस आ जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, पाल्पिटेशन तेज़ से होगा, तेज़ी होगा तब ना ब्लड सबको जल्दी जल्दी पहुँचेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, पाल्पिटेशन बढ़ जाएगा, डिसएपनिया ब्लड मतलब जब HB कम है तो ऑक्सीजन का दिक्कत हो गया, तो ऑक्सीजन को पहुंचाना पड़ेगा पहले, और क्या कि HB का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, फैटिग होगा ही, स्टैंडर्ड ग्रोथ होगा, क्या कि आयरन ये चिल्ड्रेन में होगा क्योंकि ज़रूरत है आयरन की, लेकिन आयरन मिल नहीं रहा, तो स्टैंडर्ड ग्रोथ। एलोपेशिया हो जाएगा, बाल झड़ने लगेगा, बाल उड़ने लगेगा, कोइलोनिकिया हो जाएगा, स्पून नेल्स हो जाता है, और पीका हो जाएगा। पीका अभी दिमाग में नहीं आ रहा मेरे। कंजम्पशन ऑफ इनएडिबल पार्टिकल्स, मतलब कि उसको कुछ भी खाने का मन करेगा, जैसे कि मिट्टी हो गया, जो इनएडिबल है, जो कि खाने लायक नहीं है, वो सब खाएगा। अब डायग्नोसिस बहुत सिंपल, मतलब याद करना बहुत सिंपल। सबसे पहले बोन मैरो का एग्जामिनेशन करेंगे, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी आप इसको बोल सकते हो। तो स्टेनिंग कम होगा, स्टेनिंग कम, पोर्शियन ब्लू से स्टेन होता था लेकिन अब कम होगा स्टेनिंग, ठीक है ना, क्योंकि आयरन कम हो रहा है। अब माइक्रो नॉर्मोब्लास्ट जो होता है, जो बनता है RBC, तो नॉर्मोब्लास्ट जो होता है वो छोटा छोटा बनेगा, ताकि आयरन डिफिशियंट एरिथ्रोपोइसिस हो रहा है। अब ब्लड में भी HB कम हो जाएगा, MCH भी कम होगा, MCH से हीमोग्लोबिन से ही मतलब है, MCV वाटर लॉस के कारण MCV भी कम, MCHC दोनों का रेशियो कम। पेरीफेरल स्मीयर में माइक्रोसिटिक एनाइसोसाइट, पोइक्लियोसाइट, सब चीज़ बता दिया। टारगेट सेल क्या होता है ना, टारगेट सेल होता है कि HB तो कम हो गया, तो बीच में HB कंसनट्रेट होता है और किनारे में HB कंसनट्रेट होता है, बीच में खाली, इसको कहते हैं टारगेट सेल। अब आयरन प्रोफाइल में सीरम फेरेटिन कम, सीरम आयरन कम, परसेंटेज सेचुरेशन कम, TIBC ज़्यादा, ये आप हमेशा याद रखना, TIBC हमेशा ज़्यादा। अब ये सब उतना मेंटेजर इंडेक्स आपको याद रखना है। मेंटेजर इंडेक्स में बस ये होता है कि इसमें ये आयरन है, तो आप इस तरह याद रखना, ये आयरन है और आयरन डिफिशियंसी है मानते हैं, लेकिन है तो आयरन है, तो ये 13 से ज़्यादा। और क्योंकि इसको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है माइक्रोसिटिक एनीमिया में, मतलब जैसे थैलेसीमिया में हो गया, तो थैलेसीमिया में क्या होता है ना, थैलेसीमिया उसमें लेस होता है, लेस, ठीक है ना, हाँ, तो उसमें 13 से कम होता है, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंस है, और बहुत ये इजी ही टॉपिक था, इसलिए मैंने जल्दी बता दिया है। थैंक यू।